हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका व्याख्या भी आपको मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या अगर आप समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा और उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो आप उसको भी आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉल्सिफिएबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड फॉल्सिफिएबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 है थॉमस कुहन, ऑप्शन 2 है जॉर्ज रिटजर, ऑप्शन 3 है विलियम जे गोंड या ऑप्शन 4 है कॉल पॉपर। तो बताइए किसने बात किया है फॉल्सिफिएबिलिटी के बारे में, जिसे हिंदी में मिथ्यकरण भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कॉल पॉपर। ठीक है, कॉल पॉपर ने फॉल्सिफिएबिलिटी शब्द का प्रयोग किया है। अब आइए जानते हैं कॉल पॉपर ने जो फॉल्सिफिएबिलिटी के बारे में बात किया है या मिथ्यकरण सिद्धांत के बारे में बात किया है, इसमें इन्होंने क्या चीज़ बात की है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा कि ये जो फॉल्सिफिएबिलिटी है ये किसने दिया है, कॉल पॉपर ने दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया ही है कि फॉल्सिफिएबिलिटी को क्या बोलते हैं, मिथ्याकरण का सिद्धांत भी कहेंगे। अब ये जो कॉल पॉपर के द्वारा प्रस्तावित किया गया मिथ्याकरण का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया कि विज्ञान को गैर विज्ञान से अलग करने का एक तरीका क्या है, मिथ्याकरण सिद्धांत है। और यह सिद्धांत सुझाव देता है कि किसी सिद्धांत को वैज्ञानिक माने जाने के लिए उसका परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए, अनुमानतः गलत साबित भी होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कोई भी विज्ञान है या कोई भी चीज़ों को अगर हम गैर विज्ञान को विज्ञान भी मान रहे हैं तो उसको करने के लिए उसका परीक्षण किया जाना चाहिए और वो जो है अनुमानतः गलत साबित होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो इन्होंने बताया कि जैसे सभी हंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, लेकिन परिकल्पना को काले हंस से देखकर गलत साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताया। इन्होंने अधिकतर किस बात पे बल दिया है, तो इन्होंने अधिकतर परिकल्पनाओं का लगातार समर्थन करने के प्रयास के बजाय इन्होंने सिद्धांतों का हमेशा खंडन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने कॉल पॉपर ने अपने मिथ्याकरण सिद्धांत से जो परिकल्पनाएं होती हैं, जैसे देखिए परिकल्पना या हाइपोथेसिस जो होती है, परिकल्पना, इसमें एक या तो आप किसी चीज़ को ट्रू साबित करेंगे, ठीक है, और या भी किसी चीज़ को फॉल्स साबित करेंगे। अगर वो फॉल्स हो गया तो इनका मानना है कि ये चीज़ वैज्ञानिक हो सकता है, तो इसका लगातार इन्होंने कहा है कि इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अधिकतर सिद्धांतों को क्या किया है, खंडन करने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए आप चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बात की जा रही है कि कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है? Which terms was used by Kuhan to state that science at any given time as belong dominated by the specific? ठीक है, तो हमने इस बार आपको क्वेश्चन के साथ उसकी इंग्लिश भी दे दी है, जिससे कि अगर जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम है तो उनको समझने में आसानी रहे और वो अच्छे से पढ़ पाए। तो देखिए, इसमें बात किया जा रहा है कि कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया है कि किसी भी दिए गए शब्द में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। ऑप्शन 1 दिया है प्रतिमान या पैराडाइम, ऑप्शन 2 दिया है नमूना, ऑप्शन 3 दिया है उपागम या ऑप्शन 4 दिया गया है सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सही रहेगा। प्रतिमान या पैराडाइम के बारे में किसने बात किया है, कुहन ने बात किया है और इसी शब्द के द्वारा बताया है कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। तो अब आइए समझ लेते हैं प्रतिमान या पैराडाइम के बारे में, जिसके द्वारा कुहन ने विज्ञान के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, कुहन ने जो है क्रांतिकारी बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात किया है। तो अगर केवल ये लिख करके आ जाए कि पैराडाइम शिफ्ट या क्रांतिकारी बदलाव किसने दिया है, तो ये आपको कुहन ने दिया है और इसे रूपांतरण भी कहा जा सकता है, जिसमें थॉमस कुहन के द्वारा उनकी प्रभावशाली पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में प्रयुक्त किया गया है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसमें इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की अपनी अवधारणा दी है और इसमें इन्होंने बताया है विज्ञान को एक प्रतिमान के रूप में ये मानते हैं। ठीक है, विज्ञान को क्या मानते हैं, ये प्रतिमान या पैराडाइम मानते हैं। थॉमस कुहन के अनुसार विज्ञान एक प्रतिमान है जो एक प्रतिमान बदलाव से गुजरने से पहले स्थिर रहता है
इन्होंने बताया जो विज्ञान है वो क्या है, एक प्रतिमान या पैराडाइम है जो कि बदलाव से गुजरने से पहले क्या होता है, स्थिर रहता है, और जब वर्तमान सिद्धांत किसी घटना की व्याख्या नहीं कर सकते और कोई नया सिद्धांत प्रस्तावित करता है तब एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी आती है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले इन्होंने बताया स्थिर रहता है, फिर स्थिर के बाद क्या बताया इन्होंने कि सिद्धांत जब किसी भी घटना के बारे में व्याख्या नहीं कर पाता है तो क्या होता है, एक नया सिद्धांत प्रस्तावित होता है। इससे क्या होता है, इससे वैज्ञानिक क्रांति आती है। ये इनका पैराडाइम शिफ्ट था कुहन का, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, और ये जो क्रांति आती है इसमें पहला इन्होंने बताया कि नया प्रतिमान टिप्पणियों को बेहतर ढंग से समझाता है और एक ऐसा मॉडल पेश करता है जो उद्देश्य बाहरी वास्तविकता के करीब हो, और दूसरा इन्होंने बताया नया प्रतिमान पुराने के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसको समझें तो उदाहरण के साथ अगर समझे तो लैमार्कियन विकासवाद को प्राकृतिक चयन द्वारा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया है। जैसे कि लैमार्कियन विकासवाद था वो भी प्राकृतिक के चयन और डार्विन भी विकासवाद के, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ठीक है, इन दोनों के विकासवाद में, प्राकृतिक चयन के विकासवाद में अंतर है। वो भी किस वजह से है, क्योंकि समय का बदलाव हुआ, उस हिसाब से विज्ञान का भी बदलाव हुआ। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। या तो ये पूछा जाए कि कुहन के अनुसार ज्ञान के कितने चरण बताए गए हैं या विज्ञान के कितने चरण बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कुहन ने बताया कि ज्ञान के 4 चरणों के अनुसार विकसित नहीं होता, उन्हें वैज्ञानिक नहीं माना जाए। जो ये 4 चरण को नहीं मानता है, पहला इन्होंने बताया पूर्व विज्ञान, दूसरा बताया सामान्य विज्ञान, तीसरा बताया संकट, और चौथा बताया क्या, क्रांति। तो ये भी ज्ञान के 4 चरणों को भी कुहन ने ही दिया है। और आपका जो पैराडाइम शिफ्ट है इसके बारे में किसने बात की है, कुहन ने बात की है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, युगांत द एंड ऑफ एन इपोक की लेखक या लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ युगांता द एंड ऑफ एन इपोक? ऑप्शन 1 दिया है डेविड जे मेंडलबॉम, ऑप्शन 2 दिया है GS घुरिये, ऑप्शन 3 दिया है इरावती कर्वे, या ऑप्शन 4 दिया है लीला दुबे। आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 इरावती कर्वे, जिनकी ये बहुत ही फेमस बुक है युगांत द एंड ऑफ एन इपोक। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। आइए अब इरावती कर्वे की अन्य बुक्स के बारे में समझ लेते हैं या उसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम या बुक्स के नाम, तो पहली है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है भारत में नातेदारी संगठन, जिसे इंग्लिश में अगर बोला जाएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत में नातेदारी संगठन या फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश को भी लेके चले, क्योंकि अगर केवल यही लिख के आ जाएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसकी है, तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग जाए। तो दोनों को साथ में लेके चलिए। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का एक अध्ययन किया है। ठीक है, भारत की जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया है, भारत में नातेदारी संगठन या किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अंतर्गत किया है। दूसरी बुक की अगर बात की जाए तो हिंदू समाज या हिंदू सोसाइटी, तो हिंदू सोसाइटी बुक किसकी है, इरावती कर्वे की है। और इस पुस्तक में इन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के पूर्व आर्य अस्तित्व पर चर्चा की है और इसके विकास को इसके वर्तमान स्वरूप में खोजा है। ठीक है, तो हिंदू धर्म से पहले जो जाति व्यवस्था में जो आर्य समाज थे, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बात किया है और उसके विकास को वर्तमान के स्वरूप में खोजा है कि क्या कुछ लक्षण उनके आज भी हैं या नहीं है। तो हिंदू सोसाइटी बुक में इन्होंने इन सब चीज़ों की बात की है। उसके अलावा अन्य बुक के बारे में अगर जाने तो तीसरी इनकी बुक है महाराष्ट्र भूमि और लोग। ठीक है, या फिर महाराष्ट्र, यहाँ पे लैंड होगा, लैंड एंड पीपल। ठीक है, इसमें इन्होंने महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और अनुष्ठानों का वर्णन, तो महाराष्ट्र भूमि और लोग में क्या होगा, महाराष्ट्र की विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं होंगी और अनुष्ठान होंगे उनका वर्णन किया है। और चौथी बुक जो कि आपको हम लोग क्वेश्चन में करा चुके हैं, युगांत एक युग का अंत। अब इस बुक में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो पहली बात तो ये जान लीजिए ये बुक जो थी मराठी में लिखी गई, बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया। और इस पुस्तक में इन्हें, इरावती कर्वे को मराठी में जो इन्होंने लिखी थी इस पुस्तक को, तो इसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 1967 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला। और इस पुस्तक में, युगांत पुस्तक में, महाभारत के मुख्य पात्रों का अध्ययन किया गया है, उनके व्यवहारों का भी अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा परिपूर्ति इनकी बुक है, भोवरा है, गंगा जल है और द न्यू ब्राह्मण। ठीक है, ये भी बुक इनकी ही है इरावती कर्वे की। तो इन सब बुक को याद रखिएगा, द हिंदू सोसाइटी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया,
परिपूर्ति, युगान, भोबरा, गंगाजल और दानियू ब्राह्मण। ये सब किसकी पुस्तक है? इरावती कर्वे की पुस्तक है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। उसके अलावा आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको डेली क्विज़ करवाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आकृष्टीकरण का मूल अर्थ है। या डीपिजेंटिजेशन एसेंशियल मीन्स मतलब क्या होता है? इसका आकृष्टीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन 1 है कृषकों के पेशे या भूमि लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन। ऑप्शन 2 है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति या समुदाय निगमित खेती करता हो। ऑप्शन 3 है ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय और विवाह पद्धति में परिवर्तन करता हो। या ऑप्शन 4 है ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति मिलेनियर बन गया हो। तो बताइए आकृष्टीकरण क्या होता है? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, कृषकों के पेशे या भूमि लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन, ये होता है आकृष्टीकरण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आकृष्टीकरण मतलब कृषकों के पेशे या भूमि में लघु उत्पादकों के आकार में क्या हो जाना? संकुचन हो जाना, आकृष्टीकरण कहलाता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, होमो हायरार्की पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक होमो हायरार्की? ऑप्शन 1 मॉरिस ऑपलर, ऑप्शन 2 P.F. पोकॉक, ऑप्शन 3 लुई ड्यूमा या ऑप्शन 4 डेविड जे मेल्डलपॉम। तो होमो हायरार्की बुक किसने लिखी? ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ल्यूइस ड्यूमा। ठीक है, होमो हायरार्की बुक किसकी है? ल्यूइस ड्यूमा की है। तो अब आइए होमो हायरार्की बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बात किया। और इस बुक को याद रखिएगा, कई बार पूछी गई ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है होमो हायरार्की, ल्यूइस ड्यूमा। देखिए होमो हायरार्की जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है। इसमें इन्होंने उच्च जातियों की आदतों का पालन करने के लिए और निम्न जातियों में जाति पदानुक्रम और उत्थान की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। मतलब उच्च जातियों की जो भी आदतें होती हैं, उनको जब निम्न जातियाँ अपनी जाति को ऊंचा उठाने के लिए या उनका उत्थान करने के लिए उच्च जातियों के आदतों को अपनाती हैं, इस चीज़ के बारे में बात की गई होमो हायरार्की की। और इस चीज़ को M.N. श्रीनिवास ने किस रूप में समझाया? संस्कृतिकरण। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के रूप में समझाया है और ल्यूइस ड्यूमा ने किस में बात किया है? होमो हायरार्की में बात किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किया? हु हैज़ प्रेजेंटेड 6 टाइप ऑफ जनरलाइजेशन इन सोशल साइंस? ऑप्शन 1 M. जिन्सबर्ग, ऑप्शन 2 T.V. बॉटोमोर, ऑप्शन 3 W.F. आर्गबन या ऑप्शन 4 रॉबर्ट M. निस्बेट। तो देखिए ये इसका हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही इजी है और आई होप सो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे और इसका आंसर आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? हु हैज़ आर्ग्यूड दैट एम्पिरिकल सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल? ऑप्शन 1 है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन 2 है G.S. घुरिये, ऑप्शन 3 है D.P. मुखर्जी और ऑप्शन 4 है A.K. सरन। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन 4 A.K. सरन ने बात किया है कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। अब आइए A.K. सरन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए A.K. सरन के बारे में अगर बात करें तो इनका पूरा नाम अगर बात करें तो अवध किशोर सरन था। इनका जन्म 1922 में हुआ था और इनकी डेथ 2003 में हुई थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानना है कि ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके अलावा इनके अगर बुक्स के बारे में बात किया जाए तो पहली इनकी बुक है पारंपरिक विचार, ठीक है, ट्रेडिशनल थॉट, किसकी है? A.K. सरन की है। और दूसरा बात करेंगे पर्यावरण मनोविज्ञान धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी ऑन द थ्योरी ऑफ सर्कुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात किया। और तीसरा इन्होंने द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज,
ठीक है, तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक थी। उसके अलावा अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टीबी बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपान से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द टीबी बॉटोमोर, सोशियोलॉजी इन द मेड अपॉन 3 स्टेजेस। तो ये 3 स्टेज आपको बताने हैं। ऑप्शन 1 है विश्वकोशीय प्राकृतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन 2 है विश्वकोशीय उद्विकास या प्रत्यक्षवादी विज्ञान। ऑप्शन 3 है उद्विकास प्रत्यक्षवादी या ऐतिहासिक, या ऑप्शन 4 है उद्विकास ऐतिहासिक और प्रत्यक्षवादी। तो बताइए टीबी बॉटोमोर ने जो सोशियोलॉजी की 3 स्टेजेस बताई हैं, ये कौन सी बताई हैं? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन 3, उद्विकास प्रत्यक्षवादी और ऐतिहासिक। ये 3 स्टेज समाजशास्त्र की किसने बताई है? टीबी बॉटोमोर ने बताई है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ यूज्ड कंपैरेटिव मेथड इन द स्टडीज। ठीक है, तो किसने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? 1 है इमाइल दुर्खिम, 2 है बी मेलोनोवस्की, 3 है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और 4 है मैक्स वेबर। ऑप्शन दिया गया है 1 ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 2 दिया गया ऑप्शन 2, 3 और 4, 3 दिया गया ऑप्शन 1, 3 और 4, और 4 ऑप्शन दिया गया 2, 3 और 1। तो बताइए किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया है? तो देखिए बी मेलोनोवस्की ने ये जो कि तुलनात्मक विधि से नहीं संबंधित थे, जबकि इमाइल दुर्खिम, रैडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर ये सब ने कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में। तो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा, 1, 3 एंड 4। ठीक है, अब आइए कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए तुलनात्मक समाजशास्त्र में राष्ट्र, राज्यों के बीच या विभिन्न प्रकार के समाजों, उदाहरण के लिए जैसे कि पूंजीवाद और समाजवादी जो समाज होते हैं के बीच सामाजिक प्रक्रियाओं का तुलना शामिल होता है। तो अगर बात की जाए कि तुलनात्मक समाजशास्त्र क्या होता है, तो तुलनात्मक समाजशास्त्र या तो राष्ट्रों के बीच में अंतर, या फिर राज्यों के बीच में अंतर, या फिर समाज की जो जैसे पूंजीवादी समाज या समाजवादी समाज की जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बीच की तुलना को ही तुलनात्मक समाज किया जाएगा। ठीक है, और तुलनात्मक समाजशास्त्र के 2 मुख्य दृष्टिकोण होते हैं। पहला, कुछ विभिन्न देशों संस्कृतियों को समानता चाहते हैं जबकि अन्य भिन्नता चाहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कुछ संस्कृतियां जब तुलनात्मक समाजशास्त्र करेंगे या तो तुलना करेंगे समानता के बीच में, या फिर तुलना करेंगे आप भिन्नता के बीच में। ठीक है, कि हमारी और उनकी संस्कृति में क्या समान है, या हमारे समाज में उनके समाज में क्या समान है, या फिर तुलना अगर करनी होगी तो भिन्नता क्या है, कि हमारे उनके बीच में क्या भिन्नता है। इसी आधार पर तुलनात्मक समाजशास्त्र का यही 2 दृष्टिकोण होता है। उदाहरण के लिए अगर समझें तो संरचनात्मक मार्क्सवादियों ने सामान्य प्रक्रियाओं की खोज के लिए तुलनात्मक तरीकों का उपयोग किया है। ठीक है, तो संरचनात्मक मार्क्सवादी जितने भी थे उन्होंने क्या किया था, सामान्य प्रक्रियाओं की खोज के लिए तुलनात्मक समाजशास्त्र का उपयोग किया। वहीं भिन्नता को समझने के लिए, तुलनात्मक तरीकों को नियोजित करने के लिए एक समाजशास्त्री कौन थे? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या थे? ये समानता के आधार पर नहीं, इन्होंने भिन्नता के आधार पर बात किया था, जिनके अध्ययन में यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि संस्कृतियों के बीच में मतभेद ने विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं को कैसे समझाया है। तो इस चीज़ को समझे कि इनकी किस पुस्तक में दिया गया है, तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसके अंतर्गत इसके अंदर इन्होंने अपने जो ये तुलनात्मक समाजशास्त्र का प्रयोग किया है, बताया है कि इस तुलना के आधार पे कैसे कैसे पाया जाता है। वहीं अगर बात करें इमाइल दुर्खिम ने, तो इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में तर्क दिया है कि सभी समाजशास्त्रीय शोध वास्तव में तुलनात्मक थे, क्योंकि सामाजिक घटना को हमेशा विशिष्ट प्रतिनिधि या अद्वितीय माना गया, जो सभी प्रकार की तुलना के संकेत होते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि तुलनात्मक समाजशास्त्र को क्या और अधिक उपयुक्त रूप से समझा जाएगा, तो क्रॉस नेशनल रिसर्च भी कहा जा सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आ जाए कि तुलनात्मक शोध के समरूप क्या है, तो क्रॉस नेशनल रिसर्च समरूप है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टी सेनन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 1 है पारिवारिक श्रम, 2 है बाजार के लिए उत्पादन, 3 है जीवन पद्धति के रूप में कृषि, 4 है नगरीय साधन पर निर्भरता, या 5 है कमजोर स्थिति। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 है 1, 2 और 3, ऑप्शन 2 है 1, 3 और 4, ऑप्शन 3 है 2, 3 और 4, या ऑप्शन 4 है 3, 4 और 5। तो बताइए टी सेनन के अनुसार जो पीजन सोसाइटी थी, कृषक समाज था, इसमें इन्होंने कौन सी विशेषता बताई है? तो टी सेनन के अनुसार कृषक समाज की जो विशेषता थी उस हिसाब से ऑप्शन 2 सही रहेगा, 1, 3 एंड 5। पारिवारिक श्रम,
दूसरा जीवन पद्धति में कृषि का होना, और तीसरा पांचवा जो यहाँ पे दिया है कमजोर स्थिति। तो ये टी सेनन के अनुसार कृषक समाज की विशेषता थी। उस हिसाब से टी सेनन को अगर समझा जाए तो टी सेनन ने कृषक समाज की 4 विशेषताएं बताई। यहाँ पे बात की जा रही थी कि कौन सी विशेषता है, तो ये 3 विशेषताएं टी सेनन की है। अब आइए थोड़ा सा टी सेनन के कृषक समाज को के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, टी सेनन ने कृषक समाज की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला, कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई था। मतलब इसमें जो सभी सदस्य थे एक ही खेत में काम करते थे, एक ही चीज़ों का उत्पादन करते थे और एक ही आर्थिक जीविका के साथ रहते थे। तो कृषक परिवार ऐसा था। और दूसरा इन्होंने बताया है, कृषक समाज में भूमि ही आजीविका का प्रमुख साधन था। मतलब कृषि करना, या भूमि जो होती थी वही आजीविका का साधन था। और तीसरी विशेषता बताई है, कृषक समाज की अपनी एक संस्कृति होती थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती थी। और चौथा इन्होंने बताई थी, आर्थिक स्थिति कैसी होती थी इन लोगों की, निम्न होती थी। तो कृषक समाज की 4 विशेषताएं टी सेनन ने बताई हैं। वहाँ पे आपको 3 दिया गया था, तो उस हिसाब से आपने सही कर लेंगे, वरना ये चारों आप पढ़ लीजिए, तो आपको कैसा भी आ जाए क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।